सेक्शन 128 सबसेक्शन 1 पढ़ते ही दिमाग में आता है प्लेस ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लेस के साथ साथ मैनर ऑफ मेकिंग अकाउंट्स भी सेक्शन 128 सबसेक्शन 1 में दिया हुआ है। जी हाँ, देयर आर 4 एसेंशियल एलिमेंट्स जो हमें ध्यान रखने हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाते हुए। पहला, इट हैज टू बी ट्रू एंड फेयर। सेकेंडली, हर एक अमाउंट किस चीज को लेके हुआ है हमें ट्रांजैक्शन का नेचर एक्सप्लेन करना पड़ता है। थर्ड, इट विल बी मेड ऑन अक्रूवल बेसिस एंड नॉट कैश बेसिस। आज आपने ऑर्डर डिस्पैच कर दिया, पैसा जब भी आएगा बात की बात है, आप उसे अपनी इनकम मान लेंगे। एंड फोर्थ, डबल एंट्री सिस्टम। तो सेक्शन 128 सबसेक्शन 1 सिर्फ प्लेस के बारे में नहीं, मैनर फॉर प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में भी बताता है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखते हैं। ये बात तो हमें सेक्शन 128 सबसेक्शन 1 में समझ आती है, लेकिन क्या कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहीं और भी रखे जा सकते हैं? आइए समझते हैं। अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके कोई और प्लेस भी फाइनलाइज कर सकते हैं कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने के लिए, जो कि विद इन इंडिया होनी चाहिए। एंड जब बीआर पास होगा तो उसकी इंटीमेशन आरओसी को जाएगी बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर AOC 5 विद इन 7 days ऑफ पासिंग बीआर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कंपनी चाहे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रजिस्टर्ड ऑफिस में भी रख सकती है या किसी और प्लेस में भी रख सकती है, लेकिन वो अदर प्लेस इंडिया में ही होनी चाहिए। हमारी कंपनी के डायरेक्टर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ये उनका स्टैट्यूटरी राइट है अंडर सेक्शन 128 सबसेक्शन 3। लेकिन हमारा कोई डायरेक्टर जब राइवल कंपनी ज्वाइन कर लेता है और अभी तक उसने हमारी कंपनी को रिजाइन नहीं किया, क्या वो भी रिक्वेस्ट कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने के लिए? क्योंकि सेक्शन 128 सबसेक्शन 3 में लिखा है एनी डायरेक्टर। तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है एन वखारिया वर्सेस सुप्रीम जनरल फिल्म्स लिमिटेड के मान लिया डायरेक्टर्स का स्टैट्यूटरी राइट है इंस्पेक्ट करना बुक्स को, लेकिन ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। एंड कोई ऐसा डायरेक्टर जो राइवल कंपनी को ज्वाइन कर लेता है, कंपनी जो है, कंपनी के जो मैनेजर्स हैं, जो फाइनेंस अकाउंट्स के हेड हैं, वो ऐसे डायरेक्टर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाने से मना कर सकते हैं। सेक्शन 130 एंड 131 ऑफ द कंपनीज एक्ट डील्स विद रीओपनिंग एंड रिवीजन ऑफ अकाउंट्स। आइए समझते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सेक्शन 130 के अंदर हम पिछले 8 साल के अकाउंट्स को रिवाइज कर सकते हैं, वहीं सेक्शन 131 के अंदर ये पावर सिर्फ 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स के लिए दी गई है। सेक्शन 130 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेबी, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडीज एंड एनी कंसर्न पर्सन कैन फाइल एप्लीकेशन। लेकिन वहीं सेक्शन 131 के अंदर एप्लीकेशन बाय डायरेक्टर्स जाती है। जहां सेक्शन 130 है, इसमें कोर्ट और एनसीएलटी दोनों ऑर्डर दे सकते हैं, जबकि सेक्शन 131 के अंदर हमें प्रायर अप्रूवल चाहिए एंड दैट टू ओनली सिर्फ एनसीएलटी का। सेक्शन 130 के अंदर बुक्स को रिवाइज करने का क्या रीजन हो सकता है? रीजन हो सकता है मिसमैनेजमेंट और डेट्रीमेंटल तरीके से अकाउंट्स को बनाया गया। वहीं 131 के अंदर रीजन हो सकता है नॉन कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जहां सेक्शन 130 के अंदर सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिवाइज किया जा सकता है, वहीं सेक्शन 131 में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट को रिवाइज कर सकते हैं। सर, कौन सी कंपनी पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं और कौन सी कंपनी पे इंड AS यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं? सर, हमें कैसे पता चलेगा? आइए समझते हैं। जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं या इंटेंडेड टू बी लिस्टेड है, मतलब जिन्होंने सेबी को अप्लाई किया है इन प्रिंसिपल अप्रूवल, प्राइमरी अप्रूवल के लिए एंड वो प्रोसेस में है लिस्ट होने के, इन दोनों कंपनीज को, इसके अलावा अनलिस्टेड कंपनीज जितनी भी है जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, एंड इन दोनों की होल्डिंग, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट कंपनीज, मतलब कैटेगरी 1 लिस्टेड कंपनीज एंड प्रपोज टू बी लिस्टेड, कैटेगरी 2 अनलिस्टेड कंपनीज जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, एंड कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 की होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट कंपनीज। इन सब पे इंड AS एप्लीकेबल होते हैं।
सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है, जिसमें टोटल मिला के 7 सबसेक्शंस हैं। आइए समझते हैं कि 7 सबसेक्शंस क्या बोलते हैं। इस सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपको सेक्शन 2 क्लॉज 40 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उसके बाद सबसेक्शन 1 बात करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रू एंड फेयर होने का, वहीं सबसेक्शन 2 बात करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी लेड डाउन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट एजीएम। सबसेक्शन 3 एंड 4 होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडियरी एंड एसोसिएट के साथ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएगी, उसकी बात करता है। सबसेक्शन 5 बात करता है अगर कोई कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रही है, डेविएट कर रही है, तो उसके बारे में उसका क्या इंपैक्ट आएगा। वहीं सबसेक्शन 6 बात करता है पावर ऑफ सीजी टू एग्जेम्प्ट क्लास ऑफ कंपनीज फ्रॉम द प्रोविजंस, एंड सबसेक्शन 7 बात करता है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। कंपनी लॉ में ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनके सब सेक्शंस तक आपको याद करने पड़ते हैं, एंड ऐसा ही एक सेक्शन है 128 जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करता है। इसके अंदर टोटल 6 सबसेक्शंस हैं। आइए समझते हैं क्या कहते हैं। जहां सबसेक्शन 1 बात करता है प्लेस एंड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, वही सबसेक्शन 2 बात करता है प्लेस फॉर मेंटेनिंग द अकाउंट्स ऑफ ब्रांच ऑफिस। सबसेक्शन 3 इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करता है, एंड सबसेक्शन 4 बात करता है कि कंपनी के डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज एंड ऑफिसर्स सपोर्ट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे जो भी डायरेक्टर बुक्स को इंस्पेक्ट करने आया है उसको। सबसेक्शन 5 बात करता है प्रिजर्वेशन, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को 8 सालों तक प्रिजर्व करेंगे, एंड सबसेक्शन 6 बात करता है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 128। देयर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स जो बैलेंस शीट के साथ एनेक्स होते हैं, वहीं कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो बैलेंस शीट के साथ अटैच होते हैं। सर ये एनेक्सर एंड अटैचमेंट में फर्क क्या होता है एंड इसकी क्या लीगल इंप्लीकेशन है, आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि एनेक्सर का मतलब होता है ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके बिना जो इससे पहले लगा हुआ डॉक्यूमेंट है वो भी इनकम्प्लीट एंड इनवैलिड हो जाएगा, जबकि अटैचमेंट का मतलब होता है कि जो सेकेंड डॉक्यूमेंट है वो फर्स्ट डॉक्यूमेंट से रिलेट तो कर रहा है लेकिन इंडिपेंडेंट है और ये पहले वाले डॉक्यूमेंट को इनवैलिड नहीं करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट के पीछे जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होती है वो एनेक्सर होता है, वहीं बैलेंस शीट के पीछे जो आपका ऑडिट रिपोर्ट होती है, बोर्ड रिपोर्ट होती है, वो अटैचमेंट होती है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी चीज बैलेंस शीट के साथ एनेक्स होगी जैसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनका भी ऑडिट होगा, जबकि बैलेंस शीट के साथ जो चीजें अटैच्ड है जैसे कि ऑडिट रिपोर्ट एंड बोर्ड रिपोर्ट, उनका ऑडिट नहीं होगा। सेक्शन 134 ऑफ द कंपनीज एक्ट जो है वो बात करता है 8 सबसेक्शंस के बारे में, जिसमें से सबसेक्शन 1 जो है वो बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अप्रूवल, साइनिंग एंड सबमिशन टू दी ऑडिटर। सबसेक्शन 2 बात करता है ऑडिट रिपोर्ट एज अटैचमेंट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वहीं सबसेक्शन 3 बात करता है कंटेंट्स ऑफ बोर्ड रिपोर्ट के, जबकि सबसेक्शन 3A बात करता है कंटेंट्स ऑफ बोर्ड रिपोर्ट इन केस ऑफ ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी। सबसेक्शन 4 बात करता है बोर्ड रिपोर्ट एज अटैचमेंट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वहीं सबसेक्शन 5 बात करता है डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट की। सबसेक्शन 6 बोलता है बोर्ड रिपोर्ट को साइन कौन करेगा, साइनिंग ऑफ बोर्ड रिपोर्ट। सबसेक्शन 7 एनेक्सर्स एंड अटैचमेंट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं, जबकि सबसेक्शन 8 पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन की बात करता है। कोई भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में या पीसीए की कोई भी फर्म अगर कोई प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट करती है जिसके बारे में नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन मिले, तो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी यानी कि एनएफआरए उनके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर सकती है 2 तरीके के। पहला, आप पे पेनल्टी लगाई जा सकती है, और दूसरा, उस इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो प्रैक्टिस कर रहा है या उनकी पूरी की पूरी फर्म को डीबार किया जा सकता है प्रैक्टिस से 6 महीने से लेके ज्यादा से ज्यादा 10 साल के लिए। ये पावर एनएफआरए को कहां दी गई है? सेक्शन 132 सबसेक्शन 4 के क्लॉज सी के अंदर। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थोड़ा बच के। सेक्शन 136 ऑफ द कंपनीज एक्ट बात करता है राइट ऑफ अ मेंबर टू रिसीव कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द कंपनी। यहां पर कंपनी की ड्यूटी बनती है
कि वो अपने मेंबर को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल भेजेगी। लेकिन यहाँ मेरा क्वेश्चन आता है आपसे कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, वो मेंबर्स हैं, उनको तो मिलेगा ही मिलेगा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन ऐसा मेंबर जिसकी कॉल्स इन एरियर्स है, कंपनी ने कॉल मनी मांगी थी और उसने पे नहीं की, क्या उस मेंबर को भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेगी या नहीं? तो आइए समझते हैं। अगर आपकी कॉल्स इन एरियर्स है तो दो बातें होंगी। एज अ रिजल्ट ऑफ सच कॉल्स इन एरियर्स, या तो कंपनी ने आपके शेयर्स को फोरफिट कर लिया होगा या नहीं। तो अगर कॉल्स इन एरियर्स है लेकिन फोरफीचर नहीं हुआ है तो आप अभी भी कंपनी के रिकॉर्ड में मेंबर है और आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेगी। लेकिन अगर कॉल्स इन एरियर के साथ फोरफीचर भी हो चुका है, इसका मतलब यू आर नो लॉन्गर मेंबर ऑफ अ कंपनी एंड यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट।